मीनारों का मीनार कही जाने वाली एक संरचना जिसे विश्व के 3 धरोहरों में से एक का स्थान दिया गया है। जो 21 सालों के कठिन परिश्रम का परिणाम है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। उसी मीनार के पास खड़े एक अदने से लौह स्तंभ ने मीनार से भी ऊंचा राज छिपा रखा है क्या? ईंट ईंट जोड़कर बनाई गई भारत की सबसे ऊंची मीनार, जिसे भारतवर्ष के मुस्लिमों के अधीन जाने का आधार युग माना जाता है, जिसे भारतवर्ष में मुस्लिम शासन शुरू होने का ऐलान माना जाता है, जिसे एक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का विजय मीनार माना जाता है। उसी विजय मीनार के पास एक विजय स्तंभ भी है। इस विजय स्तंभ में छिपे ज्ञान को कोई डिकोड भी कर सकेगा क्या? इस विजय स्तंभ में छिपे विज्ञान को कोई सामने भी ला सकेगा क्या? इस विजय स्तंभ में छिपी इंजीनियरिंग को कोई हल भी कर सकेगा क्या? आखिर इस विजय स्तंभ को कहां से लाया गया? आखिर इस विजय स्तंभ को किसने बनाया? आखिर इस विजय स्तंभ में जंग क्यों नहीं लगती? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपाए बैठा है देश की राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा 7.25 मीटर का एक लौह स्तंभ, जो 1600 सालों से एक सम्राट की विजय गाथा सुना रहा है, पुरातन ज्ञान की गौरव गाथा दिखा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश रहस्य, और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज हमारे रहस्य का केंद्र बिंदु है एक ऐसा अजूबा जो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। इस दिल्ली को उसने सदियों से बदलते देखा है, लेकिन वो आज भी वैसे का वैसा है। 1600 साल पुराना ये अजूबा विज्ञान के लिए भी एक ऐसा रहस्य है जिसकी खोज के लिए कई शोध हो चुके हैं और कई बार उसकी स्टडी की जा चुकी है। ये है दिल्ली के मेहरौली में स्थित एक लौह स्तंभ। 1600 साल से ये लौह स्तंभ दिल्ली को बदलते हुए देख रहा है, लेकिन खास बात यह है कि आज तक इसकी स्थिति वैसी की वैसी है। ये एक ऐसी अद्भुत तकनीक है और ऐसा विज्ञान है जो सदियों पुराना है, लेकिन उसके आगे आज का विज्ञान बौना नजर आता है। आखिर इसका रहस्य क्या है, इसकी पड़ताल आज हम करेंगे और दिल्ली के मेहरौली के लिए हमें निकलना होगा। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली, जो चमकदार भी है, जिसमें तेज रफ्तार भी है और सरपट भागती जिंदगी भी, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं और कदम कदम में फ्लाई ओवरों की कारीगरी। ये दिल्ली न जाने कितनी बार उजाड़ी गई, ये दिल्ली जाने कितनी बार बसाई गई। वर्तमान में ये 9 जिलों में बटी हुई है, 1483 वर्ग किलोमीटर में पसरी हुई है, जिसके ओर छोर की अधिकतम लंबाई 52 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 48 किलोमीटर, जिसके उत्तर और पूर्व में गंगा का कछार है, पश्चिम में थार की रेगिस्तानी मिट्टी है और दक्षिण में अरावली पर्वत। इसी दिल्ली में सदियों पुरानी एक चमत्कार की पड़ताल में हमने मेहरौली का रुख किया, एक ऐसा मार्ग जिस पर कई किलोमीटर दूर से ही तुर्क सम्राटों के काल की 73 मीटर ऊंची कारीगरी दिखने लगती है। दिल्ली के मेहरौली जाने पर आपको दिखाई देती है तुर्की सम्राटों के काल की 73 मीटर ऊंची कारीगरी, जिसे कुतुब मीनार कहते हैं। और कुतुब मीनार जो सदियों से इस दिल्ली को बदलते बनते देख रहा है, लेकिन आज का रहस्य जो है उसका केंद्र बिंदु इसी कुतुब मीनार के पास एक अद्भुत रहस्य है, एक अद्भुत कड़ी जो ठीक इसी कुतुब मीनार के पास है, जिसे लौह स्तंभ कहते हैं।
लोहा। कहते हैं लोहा अगर हवा और पानी के संपर्क में आए तो वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, यानी उसे जंग खाने लगता है। और यदि एक बार लोहे को जंग लग जाए तो फिर उसे बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए एफिल टावर को भी पेंट की एक लेयर से सुरक्षित किया जाता है। लेकिन दिल्ली के मेहरौली में वो जो लौह स्तंभ है वो 1600 सालों से बिना किसी परत के आज भी वैसे का वैसा है। हैरान हो गए ना? तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं रहस्य इस अद्भुत लौह स्तंभ का। वो साल था 1193 जब दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट को हराकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 5 मंजिले टावर की बुनियाद रखी थी, जिस अधूरे टावर को इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने पूरा कराया, जिसे आज भी पूरी दुनिया वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना मानती है। लेकिन इस धरोहर के पास ही एक ऐसी धरोहर भी है जो विश्व के 3 धरोहरों में से एक कुतुब मीनार से भी महान है, और ये धरोहर है एक लौह स्तंभ। ताजुल मुअस्सिर नाम का एक ग्रंथ है हसन निज़ामी का लिखा हुआ, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जहाँ ये आज स्तंभ है वो जगह है जहाँ पर तकरीबन 27 टेम्पल्स एग्जिस्ट करते थे, और उन टेम्पल्स को डिमोलिश करके तुर्कों ने इस मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन इस स्तंभ को नहीं हटाया, जिससे ये साबित होता है कि ये स्तंभ पहले से यहाँ मौजूद था। 1600 साल पहले बने इस लौह स्तंभ में ऊपर से नीचे तक राज ही राज छुपे हैं। इसकी लंबाई 7.3 मीटर है और इसका 1 मीटर हिस्सा जमीन के नीचे दबा है। इसकी परिधि 48 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर का हिस्सा 29 सेंटीमीटर का है। इसका वजन 6.5 टन के करीब है और हैरानी की बात ये कि इसमें 1600 सालों से जंग का नामो निशान नहीं है। तो आखिर जब लोहे को जंग खा जाती है तो इस स्तंभ में जंग ना लगने का राज क्या है? विज्ञान कहता है कि अगर ये लौह स्तंभ लोहे का बना है तो इसमें जंग लगनी ही चाहिए। अगर लोहा होने के बावजूद इस स्तंभ में जंग नहीं लगता है तो जरूर इस पर किसी तरह का लेप लगा होगा। लेकिन कोई नहीं जानता कि 1600 सालों से ये स्तंभ जंग से जंग कैसे लड़ रहा है और इस जंग में इस अजूबे आयरन पिलर को जीत कैसे मिल रही है। भारत में जो भारत की प्राचीन लोह गलन प्रणाली थी, यानी कि इतने वो एडवांस थे हमारे हिंदुस्तान के लोग कि उनका जो धातु निर्माण शैली का एक अजब नमूना पूरे वर्ल्ड के अंदर है कि इतने साल हवा धूप पानी में रहने के बावजूद इस पे एक कण मात्र भी जो रस्ट इसके ऊपर जो जर इत्यादि लगता है, जो पैटिनेशन आ जाता है, वो इस पे नहीं आया। और बहुत ही नायाब धातु कर्म की शैली का ये प्रतीक है और पूरे विश्व के लिए एक अच्छा प्राचीन एक लोह स्तंभ है। और ये भारत के प्राचीन हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे पुरानी जो पीढ़ियों के लोग थे हजारों वर्ष पूर्व, उनके रणनीतिक कौशल का प्रतीक है और राज्य सत्ता का हमारा प्रतीक है। 1600 सालों में मेहरौली के लोहे के पिलर का ना तो बारिश कुछ बिगाड़ सकी, ना हवा में नमी ही जंग लगा सकी। ये लौह स्तंभ आज भी वैसे ही चमकता है जैसे अभी अभी बना हो। तो आखिर किसके राज में और किन कारीगरों ने एक स्तंभ को अजर अमर बना दिया? आखिर इस पर लिखी गई लिपि हमें उस इतिहास की ओर ले गई जिसमें ये लौह स्तंभ हिंदू राजाओं के विजय का प्रतीक हुआ करता था, राज्य पर उसकी दावेदारी की गवाही देता था, जो राजशाही खत्म होने के बाद भी मौजूद है, उतनी ही मजबूती से और उतने ही गर्व के साथ। देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली में इस 7.25 मीटर ऊंचे पिलर पर इसका इतिहास लिखा है। लेकिन उस इतिहास को भी पढ़ने का दावा विवादों में घिरा है। दावा किया जाता है कि इस पर लिखावट ब्राह्मी लिपि में है और इसे पहली बार पढ़ने का दावा किया गया 1988 में। दावा किया गया कि 6 लाइन और 3 स्टेंजा की ये इबारत एक कवि की रचना जैसी है, जिसका अनुवाद 1903 में दिल्ली के किसी पंडित बांके राय ने किया था। इस अनुवाद के मुताबिक लोहे की मीनार पर लिखा है,
जिसकी भुजा पर तलवार ने कीर्ति लिखी जब उसने वंग देश की लड़ाई में इकट्ठे होकर आए शत्रुओं को छाती से धकेल कर पराजित कर दिया, जिसने लड़ाई में सिंधु की 7 धाराओं को पार करके वाल्हीको को जीता, जिसके बल रूपी वायु से आज तक दक्षिण में समुद्र सुगंधित हो रहा है। लौह स्तंभ पर लिखी इबारत के इस अनुवाद ने रहस्य को और भी गहरा दिया। इतिहास में किसी वंग देश का कोई उल्लेख नहीं मिलता, न ही इस काव्य से ये राज ही उजागर होता है कि किस देश में किस राजा ने विजय पताका लहराई थी। कुछ जानकार मानते हैं कि वंग राज्य उज्जैन के आसपास कहीं रहा होगा और पिलर पर लिखी इबारत कहती है कि उसे उज्जैन से कोई राजा दिल्ली लेकर आया होगा। इसको लेकर के 2 तरह के तथ्य हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित लौह स्तंभ है, जो कि उनकी वृद्धावली को, उनकी स्थापत्य को या उनकी साम्राज्य की जो गौरव गरिमा है उसको बढ़ाने वाला है। और एक जो दूसरा पक्ष है उसमें यह है कि 3rd सेंचुरी एडी में चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य के शासक थे, चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो एक स्वर्ण का गोल्ड का सिक्का है उस पे एक स्तंभनुमा चीज है, उसमें मेरुदंड जैसा है, उसके ऊपर एक गरुड़ बना है। तो गरुड़ जो राजसत्ता का प्रतीक है, तो उसको हम उससे नहीं जोड़ सकते, लेकिन एज ए कैलियोग्राफिकल एविडेंसेस यानी कि जो उस पे शिलालेख यानी कि जो उस पे अंकित किया गया आलेख, उसकी कैलियोग्राफी गुप्त काल के अधिक निकट बैठती है, क्योंकि अर्ली जो प्रोटो ब्राह्मी है वो इस तरह की नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि वो 3rd सेंचुरी एडी के आसपास का है, लगभग 1700 साल पुराना ये एविडेंस है। इस पिलर पर लिखी लाइनों का आगे का अनुवाद भी सारे राज नहीं खोल पाता है। इस पिलर पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है, जिसका नाम चंद्र है और जिसका मुख भी पूर्णिमा के चांद जैसा खूबसूरत है। इस राजा ने भक्ति से अपने मन को भगवान विष्णु में लगाया और जिसने विष्णुपद नाम के पहाड़ पर भगवान विष्णु का ये ऊंचा ध्वज स्थापित किया। सच्चाई ये है कि स्तंभ पर लिखी गई इबारतें जैसे जैसे पढ़ी जाती रही, वैसे वैसे इसका इतिहास उलझता गया। स्तंभ पर लिखे चंद्र नाम से कई कयास लगाए गए और विष्णुपद नाम के पहाड़ की भी खोज शुरू हुई। खोज उस वंग राज्य की भी हुई और वहां विजय पताका लहराने वाले सम्राट की भी। इसे आयरन पिलर, लौह स्तंभ, गरुड़ ध्वज और विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक परीक्षण से पता चला है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20-30 किलो के टुकड़ों को जोड़कर किया गया होगा। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्या 1600 साल पहले गर्म लोहे के इन विशाल टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक इतनी विकसित हो गई थी? क्योंकि आज अगर देखें तो कहीं से भी कोई भी जोड़ इस पिलर में दिखाई नहीं देता और ये भी अपने आप में एक रहस्य है। अचंभित करने वाली बात है कि अगर गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ा गया तो कहीं से भी कोई भी आपको जोड़ का निशान नजर क्यों नहीं आता। लोहे की मीनार पर लिखे चंद्र नाम से अनुमान लगाया जाता है कि ये काल गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रहा होगा। यानी महरौली के लौह स्तंभ का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना है हिंदुस्तान के महान पराक्रमी और प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया, जो हिंदुस्तान के महान शासक समुद्रगुप्त के बेटे थे। इतिहास कहता है कि महरौली का ये आयरन पिलर ब्यास नदी के किनारे कहीं पर हुआ करता था। इसे दिल्ली का कोई राजा दिल्ली लेकर आया होगा। इतिहास ये भी कहता है कि लोहे का ये स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका ऊपरी हिस्सा कमल के आकार का है। लेकिन इतिहास में लौह स्तंभ बनाने की तकनीकी कहीं नहीं मिलती। कोई नहीं जानता कि जब पूरी दुनिया में लोहे में जंग लगती है तो महरौली का ये लौह स्तंभ चमकता क्यों रहता है। इस लौह स्तंभ का इतिहास जितना रहस्यों से घिरा है उतना ही बड़ा अजूबा है इसकी मौजूदा हालत। खुले आसमान के नीचे खड़ा ये स्तंभ 1600 सालों से धूप और बारिश का मुकाबला कर रहा है। बावजूद इसके इसमें जंग का नामो निशान नहीं मिलता। ये तकनीकी वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करती है। एक वक्त था जब लोगों का मानना था
कि इस लौह स्तंभ का निर्माण किसी रहस्यमयी अद्भुत धातु से किया गया है। कई तो ये भी कहते थे कि पृथ्वी के बाहर की धातु का इस्तेमाल इस लौह स्तंभ को बनाने के लिए किया गया होगा, इसीलिए ये आज तक जंग रहित है। लेकिन 2003 में IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने सालों की रिसर्च के बाद इसके सुरक्षित रहने की तकनीक के अद्भुत रहस्य को खोज निकाला। सालों की इस रिसर्च के बाद रिसर्चर्स ने ये दावा किया और रिसर्च की फाइंडिंग्स में ये खुलासा हुआ कि इसके बचे रहने के पीछे प्राचीन भारत के धातु कर्मियों की विशेष शैली थी। उन्हीं प्राचीन भारत के धातु कर्मियों की अद्भुत तकनीक से ये पिलर आज भी जंग रहित है, सुरक्षित है। जब पूरी दुनिया में लोहे में जंग लग जाती है तो मेहरौली के लौह स्तंभ में क्यों नहीं? क्या आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।